है। मजेदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मूवी जितनी बार देखी जाए उतनी बार आंख खोलती है। तो ये एक घटना, दूसरी बड़ी आतंकी घटना है भारत के संदर्भ में, जो आतंकवाद से जोड़कर देखी जा सकती है। तीसरी बड़ी घटना के तौर पर, हालांकि मैं ज्यादा घटनाएं नहीं ले रहा हूं, एक 80s की ले ली, एक 90s की ले ली, ठीक है। अब हम 2000 की शुरुआत में संसद पर हमले को मान सकते हैं। संसद पर 26/11 का जो हमला है, ठीक, जिसमें जैश ए मोहम्मद ने जिसकी जिम्मेदारी ली थी और जिससे संसद भवन में या संसद परिसर में 14+ लोगों की हत्या की गई थी। इट इज नो स्मॉल इंसिडेंट, क्योंकि किसी लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करना, जो सर्वाधिक सुरक्षित जगह होती है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसने ये संदेश दिया। देखिए, हर बड़ी आतंकी घटना के पीछे क्या है? मैसेज छुपा है, ठीक। पहली घटना बब्बर खालसा वाली जो है, उसके पीछे ये मैसेज छुपा है कि हम ऐसे तरीकों से हमला कर सकते हैं कि तुम सोच ही नहीं सकते, प्लेन में बम रख देंगे। 80s में ये सोचना बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी। 90 की घटना ये दिखाती है कि हम, मतलब जो सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, तुम्हारे देश के अंदर के लोगों की ही मदद लेकर तुम्हारे देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। उसे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। 2001 की घटना यह कहती है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यदि हम संसद में घुस के मार सकते हैं तो हम कहीं भी मार सकते हैं। मैसेज, मैंने कहा ना, प्रभाव में मैसेज काउंट करता है, और ये मैसेज ही डर क्रिएट करता है बड़े लेवल पर। उसके बाद 2007 या 2008 में मुंबई पर जो ताज हमला जो है, 5 स्टार होटल्स पर जो हमला था, ये एक नई घटना थी, जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया कि हमको मरने का डर नहीं लगता, हम कभी भी आ जाएंगे बंदूक लेकर और लाखों लोगों के ऊपर सीधे गोली चला देंगे। ये अपने आप में एक नए तरीके का हमला था, जिसने पैनिक क्रिएट करने की बात थी। तो 2008 का हमला बहुत गंभीर हमला माना जाता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो पुलवामा हमला किया गया था, ये पुलवामा हमला भी एक नए तरीके का हमला है, जहां पर आप नेशनल हाईवे पर बम से भरी गाड़ी यदि टकराएंगे, तो ये सारे संकेत बड़े गंभीर हैं, जो आतंकवाद के नए नए चेहरों को हमको दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि ग्लोबल लेवल पर हम बात करें, वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें, तो सबसे पहले 2001 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले ने ही दुनिया में आतंकवाद का चार चरित्र चेहरा पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया में आतंकवाद का विजुअल सिंबल बन गया। विजुअल सिंबल समझते हैं? यानी जैसे ही आतंकवाद बोलते हैं, आंख में एक पिक्चर कौंधती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से हवाई जहाज टकरा रहा है। देखो ये कितने खतरनाक लोग थे। इन्होंने सारे ऐसे हवाई जहाज चुने जो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जा रहे थे, ताकि उसमें भरपूर ईंधन रहे। और ईस्ट कोस्ट के हवाई जहाज को लेकर थोड़े 10 कदम आगे जाकर वापस न्यूयॉर्क में ले जाकर दुनिया की आर्थिक राजधानी में टकरा दिया, और दुनिया को यह संदेश दिया कि तुम्हारी क्या बिसात, अमेरिका भी सुरक्षित नहीं है। वो अमेरिका जो ये मानता था कि मेरे इधर प्रशांत महासागर, मेरे इधर अटलांटिक महासागर, मेरे ऊपर कनाडा या फ्रोजन एरिया, मेरे नीचे मेरे पिछलग्गू देश, उस अमेरिका को 7 समुंदर पार जाकर घर में घुस के मारेंगे, ये संकेत देना दुनिया को डराने के लिए भरपूर था। और ये सारे इंसिडेंट जो आतंकी घटनाओं के हैं, ये पूरी दुनिया में फियर साइकोसिस, भय का मनोविज्ञान फैलाने के लिए पर्याप्त हैं। और आतंकवादी किसी घटना से कोई लक्ष्य पाना नहीं चाहते हैं। आतंक का मतलब ही है, वो क्या फैलाना चाहते हैं? भय फैलाना चाहते हैं। और ये सारी घटनाएं भय फैलाने में सफल रही, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। समझ पा रहे हैं इस बात को? इस बात को किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता। तो यही आतंकवाद के क्या हैं? प्रभाव हैं, इंपैक्ट हैं, जिन इंपैक्ट ने हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए खड़ा किया। तो अब हम देखते हैं प्रभाव के आगे आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए, एफर्ट्स किए गए। ठीक, अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए हमने वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रयासों को देखा जा सकता है। ग्लोबल लेवल पर या वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के मंच पर, ये याद रखिएगा, G20 सम्मेलन में आतंकवाद से लड़ने का 11 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। अब यदि इसको ही आप पढ़ लेंगे तो अपने आप इसमें सारी बातें आ जाएंगी। आतंकवाद से लड़ने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम। अब इसमें क्या है? पहला, आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक कन्वेंशन या संधि को लाया जाए, पहली बात है। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक, नेक्स्ट, आतंकवाद के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव हैं, अलग अलग प्रस्ताव पारित किए गए सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा,
उनको सही ढंग से लागू किया जाए। तीसरा, FATF, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है अलग से, आप सिर्फ ये समझिए ये टेरर फंडिंग को रोकती है, तो FATF के माध्यम से टेरर फंडिंग को रोकने का प्रयास किया जाए। ठीक। नेक्स्ट, एक कॉम्बैट टास्क फोर्स, यानी एक सम्मिलित टास्क फोर्स बनाई जाए जो दुनिया के देश, सभी देश आपस में मिलकर बनाए, तो एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए। पांचवा, उन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों के आर्म्स सप्लाई को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए, यानी आतंकवादियों को हथियार मिलने नहीं चाहिए। ठीक। साइबर टेरर, यह आतंकवाद का बड़ा कारण बन रहा है, तो सूचना संचार तकनीक का प्रयोग आतंकवाद के लिए ना हो सके तो साइबर सुरक्षा की रणनीति को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक। एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत अच्छा कानून हो, प्रभावी सजा मतलब पनिशमेंट हो, जिससे आतंकवादियों के मन में भी किसी तरीके के भय का वातावरण बने। देशों को आतंकवादियों के प्रभावी प्रत्यार्पण का काम करना चाहिए। प्रत्यार्पण मतलब मेरा आतंकी तुम्हारे यहां छुपा है तो उसको वापस भेजो, तो G20 के देश कम से कम प्रभावी प्रत्यार्पण, G20 सोचिए बहुत ताकतवर संस्था है, दुनिया के 8 बड़े जो G8 के देश हैं उनके अलावा दुनिया के जो G5 G4 के देश हैं, तो सब बड़े विकसित विकासशील देशों से जुड़ा संगठन है। तो उन्होंने ये कहा कि G20 के देशों के बीच अदला बदली होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, टेरर सपोर्ट करने वाले देशों को बैन किया जाना चाहिए, उनके डिप्लोमेट्स को बैन किया जाए, उनके साथ संबंधों को बाधित किया जाए, तभी ये लोग सुधरेंगे, ये उन्होंने कहा। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों के सिक्योरिटी एडवाइजर्स जैसे हमारे अजीत डोभाल हैं, इनके बीच तालमेल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सुरक्षा सलाहकारों के बीच तालमेल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। और एक काउंटर टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी सलाहकारों का एक समूह इसमें, ठीक है ना, एक सुरक्षा सलाहकारों का समूह होना चाहिए जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए हमें प्रेरित करे। ये 11 पॉइंट एजेंडा मोदी जी ने दिया और मुझे लगता है ये एजेंडा अपने आप में पर्याप्त है ये समझाने के लिए कि आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ाई की जानी चाहिए, कैसे लड़ाई की जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधि रीना मित्रा जी हैं, तो यूनाइटेड नेशन में एक 5 पॉइंट एजेंडा भी हमने दिया था, मैं उसको भी बता दे रहा हूं, आप चाहें तो इन्हीं से ले लें। और रीना मित्रा जी द्वारा दिए गए 5 पॉइंट एजेंडे के अंतर्गत ये कहा गया कि 5 बिंदुओं पर आतंकवाद से लड़ने की तैयारी होनी चाहिए। पहला, सीमा सुरक्षा के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक है। दूसरा, इफेक्टिव विजिलेंस, आने जाने वालों की प्रभावी निगरानी के द्वारा, यानी जो भी आ रहे जा रहे हैं। ठीक। तीसरा, टेरर पॉइंट्स जो हैं दुनिया के, यानी वो जगह जहां पर आतंकवाद ज्यादा फैला हुआ है उनको प्राथमिकता सूची में रखने की जरूरत है। ठीक। दूसरा, साइबर टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ा जाए। और 5वें लेवल पर उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट फंडिंग होती है टेररिज्म की, उनको रोकने की कोशिश करना चाहिए। अब ये 5 बिंदु आप देखेंगे इन्हीं का मोर और लेस हिस्सा है, लेकिन फिर भी यदि ये कहा जाता है कि क्या क्या किया जाए, तो चूंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे दिया है, आप चाहें तो अपने तरीके से आतंकवाद से लड़ने की लड़ाई की रणनीति सुझा सकते हैं। उसमें आप वही सब बताइए जो मैंने कारणों में आपको बताया था, उन कारणों का आप समाधान कर दीजिए, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई प्रभावी रूप से लड़ी जा सकेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो यही आतंकवाद से लड़ने के सरकारी प्रयास हुए। ठीक। इसके अलावा यदि हम इंडियन लेवल पर प्रयासों की बात करें तो याद रखो, आतंकवाद एक प्रकार, नक्सलवाद एक प्रकार का क्या है, आतंकवाद है। तो वो सारे पॉइंट जो हम बोलते थे, सुरक्षात्मक रणनीति जिसमें तैनाती करो, हथियार करो, आधुनिकीकरण करो, विकासात्मक रणनीति जिनके पास वंचना है उसको अपनाओ, सांस्कृतिक सुरक्षा, जो लोग नाराज हैं उनसे बातचीत करो, समझौते की रणनीति जो हमने नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में अपनाई है उसको अपना लो। ठीक है। संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा, संविधान और कानून से सुरक्षा प्रदान करो। गुड गवर्नेंस, जो पहली क्लास मैंने बताई थी, तो मैंने कहा था किसी भी प्रकार के आतंकवाद के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक होते हैं और उनको समाधान करने के लिए सबका साथ, सबका विकास करना होगा, अच्छे दिन भी लाने होंगे,
ठीक, सबका विश्वास भी जीतना पड़ेगा। तो आप इंडियन कंटेक्स्ट में उन सारी रणनीतियों को जो हमने पहली क्लास में समझाया था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रयोग कर सकते हैं या प्रयास के रूप में बता सकते हैं। तो ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के प्रयास या सुझाव के संदर्भ में देखे जाएंगे। ये प्रयास हैं, और यदि यहाँ पर लें तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सुझाव कहलाएंगे कि क्या क्या किया जाना चाहिए। प्रयासों में ही सुझाव छुपे। ठीक है, तो आतंकवाद के विषय पर जो मूलभूत समझ हमको विकसित करनी थी, हमने अवधारणा से लेकर समाधान तक के स्तर पर की। अब आतंकवाद से जुड़े कुछ विशेष मुद्दों पर अलग से जहाँ प्रश्न बनते हैं, हमको चर्चा करने की ज़रूरत है। और इन विशेष मुद्दों में शामिल है सबसे पहले इस्लामिक आतंकवाद का विचार। दुनिया में कौन कौन से इस्लामिक आतंकवादी संगठन दिखाई दे रहे हैं और उनकी विचारधारा क्या है। क्या दुनिया में सिर्फ इस्लामिक आतंकी संगठन ही हैं, उनके अलावा भी कोई आतंकी संगठन है। ठीक, एक दूसरे हिस्से में हम चर्चा कर सकते हैं कि भारत सरकार ने आतंकवाद से खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कौन कौन से ताकतवर कानून बनाए हैं और उन कानूनों में कौन कौन से बदलाव लाए हैं। टाडा है, पोटा है, या यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से कैसे टेरर फंडिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। ड्रग टेरर दुनिया में किस तरीके से प्रसारित हुआ, वो अलग से टॉपिक हो सकता है। तो इस्लामिक टेरर एक टॉपिक हो सकता है, ड्रग टेरर एक टॉपिक हो सकता है। हमारे आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाए गए कानून एक टॉपिक के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम आतंकवाद से जुड़ी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यानी आतंकवाद आप तक 2 हिस्सों में पहुंचेगा, वैश्विक आतंकवाद पार्ट 1, आतंकवाद पार्ट 2। थैंक यू।